नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनटीपीसी ओरिएंटेड क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीएस में स्पेशली फिजिक्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए, क्योंकि वहाँ पे साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ना केवल हम साइंस ही डिस्कस करेंगे बल्कि जीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके के हों या हिस्ट्री के हों या पॉलिटी के, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। इसमें 4 ऑप्शन है और ये देखो किस एग्जाम में आया है, किस डेट में आया है, ये सब मेंशन है। आप चाहो तो मिला लेना, मैच करा लेना जो आपके पास प्रीवियस ईयर बुक होगी। पहला अगर क्वेश्चन हम पढ़ें तो कह रहा है डैश से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होगी। सूर्य से किसी भी पिंड, किसी भी ग्रह के बीच की दूरी जो हम लोग नापते हैं उसकी यूनिट क्या होगी, किससे मेजर करते हैं, यूनिट क्या होगी। पहला ऑप्शन आपके पास है लाइट ईयर। देखो भाई, लाइट ईयर का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। दूसरा आपके सामने है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तीसरा ऑप्शन है केल्विन। चौथा है जूल। अब अगर ऑप्शन को हम लोग देखें, ऑप्शन को देखें तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन उठाएंगे डी वाला। डी वाला है जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, देख लो भाई, ऑप्शन एलिमिनेट भी करेंगे, ऑप्शन को भी हम डिस्कस करेंगे। जो जूल होता है वो यूनिट होती है किसकी मेरे भाई, वर्क की। वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, मतलब ये नहीं होगा। केल्विन की अगर बात करें, केल्विन जो होता है ये किसकी यूनिट होती है भाई, ये टेम्परेचर की यूनिट होती है। टेम्परेचर की कई यूनिट होती है ना भाई। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, केल्विन में भी मेजर होता है, फॉरेनहाइट में भी मेजर होता है, जो डिपेंड करता है कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी स्केल बनाई है, कौन सा थर्मामीटर बनाया है। ठीक है भाई, केल्विन मेजर करेंगे थर्मामीटर टेम्परेचर, जूल मेजर करते हैं किसको, वर्क। अगला आ गया लाइट ईयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर बोले तो क्या भाई, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, अगर हम बात करें लाइट ईयर की, प्रकाश वर्ष की, तो 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है जो क्या करता है, जो मेजर करता है 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को मापने में। 2 ग्रहों के बीच की दूरी अगर नापनी होगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, लाइट ईयर का यूज करेंगे। और प्रकाश वर्ष को डिफाइन अगर करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, उसी को लाइट ईयर कहते हैं। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेता है 1 लाइट ईयर बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं। तो भाई होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बचा कौन, बी ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि सूर्य से किसी भी पिंड की, किसी भी ग्रह की अनुमानित दूरी निकालने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। अब जैसे सूर्य से अर्थ के बीच की दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की यूज करेंगे। सूर्य से बुध, मरकरी के बीच की दूरी निकालनी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करेंगे। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या है, इनके यूनिट्स हैं, मैंने ये भी बता दिया आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फिर से आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक, वेक्टर को क्या कहते हैं भाई, वेक्टर को सदिश राशि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राशि सदिश राशि है। तो देख लो भाई, जो भौतिक राशियां होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं। अगर हम लोग थोड़ा थ्योरी पे आए, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी, ये 2 टाइप की होती हैं भाई। एक आपका होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है वेक्टर। इसको हम कहते हैं अदिश, वेक्टर को कहा जाता है सदिश। अब यहां पे देखो वर्ड से ही पता है, सदिश मतलब ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है।
इट मीन्स इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। उन्हें क्या कहा जाता है भाई? उन्हें कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। और अगर अदिश राशि की बात करें तो इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही होता है, परिमाण ही होता है बस। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या होगा मेरे भाई? जैसे वेलोसिटी, वेग, एक्सीलरेशन, त्वरण, त्वरण कह सकते हैं। त्वरण के बाद क्या होगा भाई? त्वरण के बाद जैसे बल, फोर्स, संवेग, मोमेंटम, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? ये सारे एग्जाम्पल हैं अदिश राशि। क्यों? क्योंकि जैसे वेग, वेग का मतलब इसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? विस्थापन, सदिश राशि है। अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें, लेकिन दूरी, दूरी क्या होगा भाई? दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो दूरी क्या होगा? दूरी हो गया, टेम्परेचर हो गया, समय हो गया, ये सब जो होंगे ये क्या होंगे? ये अदिश राशियां होंगी। बात ध्यान देना, वेग को अगर, वेलोसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या करोगे? डिफरेंस बिटवीन विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। ये क्या है? वेग जो होता है वो अदिश राशि, सदिश राशि है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यूनिट भी इनकी आनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है? एम ए, एफ बराबर एम ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनकी वीमा भी निकालनी आनी चाहिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हम लोग वीमा भी निकालते चलेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है कि गैलन किसके लिए यूज किया जाता है? गैलन, गैलन किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास है, पहला गति के लिए, दूसरा एक कंटेनर के लिए, तीसरा आयतन की माप के रूप में, चौथा कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो भाई पहला तो ऑप्शन लग नहीं रहा है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कंटेनर के लिए हो सकता है, आयतन की माप के रूप में। तो अगर हम गैलन की बात करें, गैलन, तो भाई गैलन जो होता है ना, ये आयतन की एक यूनिट होती है। गैलन, गैलन क्या होता है मेरे भाई? गैलन जो होता है द्रवों के आयतन की माप होती है, यूनिट होती है। जैसे लीटर होता है ना, वैसे ही गैलन भी होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो एक गैलन में लिख लो जल्दी से, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं अकॉर्डिंग टू यूएस सिस्टम? एक गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। इससे बड़ी यूनिट अगर कभी कभी पूछ सकता है तो गैलन की जगह पे बैरल भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है मेरे भाई? बैरल। बैरल इससे बड़ी यूनिट है। बैरल क्या होता है भाई? बैरल इससे भी बड़ी यूनिट है। और एक बैरल में 82 गैलन होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 82 गैलन होते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जल्दी से इनको नोट करिए। ये अकॉर्डिंग टू यूएस सिस्टम है भाई, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूएस सिस्टम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, हाँ, तो इसमें आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी का घनत्व, पानी का घनत्व क्या है भाई? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी पूछा है। तो घनत्व के बारे में देख लेते हैं। जो घनत्व होता है इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं और d बराबर होता है m/v। एकांक आयतन वाले किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसका घनत्व होता है। इस टाइप में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इसकी अगर यूनिट देखें, यूनिट होता है m मतलब मास, मास का मतलब किलोग्राम, v आयतन है, आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। वीमा अगर निकाला जाए, वीमा क्या होगा? वीमा देख लो भाई, द्रव्यमान को m से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर है, मीटर को L से रिप्रेजेंट करते हैं, ml-3, ये होती है वीमा। और यहां पे पूछा है कि पानी का घनत्व, तो मेरे भाई पानी का घनत्व जो होता है, वाटर का जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 मीटर क्यूब।
पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये आंसर होगा। ठीक है भाई, वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है भाई? 1000 किलोग्राम घन मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए। कभी कभी आपसे बर्फ का पूछ सकता है, ये तो वाटर का था। अगर बर्फ का पूछेगा तो बर्फ का कितनी होती है भाई? बर्फ का घनत्व कितना होता है? लोहे का भी पूछ सकता है, आयरन। मरकरी का भी पूछ सकता है, मरकरी मतलब Hg, दिख रहा है ना क्लियर? मरकरी का भी पूछ सकता है, क्लियर नहीं दिख रहा है? बर्फ का पूछ सकता है ना, आयरन का पूछ सकता है, मरकरी Hg का मतलब पारा। ठीक है भाई, पारा का भी पूछ सकता है। अगर बर्फ का पूछेगा तो बर्फ का कितना होता है मेरे भाई? 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लोहे का पूछेगा, आयरन का पूछेगा, तब कितना होता है भाई? 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर पारा का पूछेगा तो होता है 13,000, कितना होता है भाई? 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये याद रखना, ठीक है ना? बर्फ का भी पूछ सकता है, आयरन का भी पूछ सकता है, या फिर मरकरी का। ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया। और वाटर का कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बी को ट्रैक करने के लिए विकसित टेक्नोलॉजी कौन सी थी? विकसित टेक्नोलॉजी कौन सी थी? रेडार, ऑप्शन है सोनार। इन्हीं दोनों में से हो सकता है। बच्चे को डाउट होगा इन्हीं दोनों में, वो दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि वो पहली बार नाम सुने होंगे आप। एक लोकेशन फाइंड करने में आता है सोनार ना, रेडार और सोनार। क्या होगा आंसर? जल्दी से इसको बताइए, आंसर क्या होगा भाई? देखो क्या होगा आंसर, बात को समझना। मैंने बताया था रेडार का बताया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था रेडार के बारे में। इनके फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए। इसका आंसर होगा सोनार। सोनार क्या करता है? सोनार का अगर यूज देखें तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है भाई, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये होता है सोनार का फुल फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सोनार में क्या होता है? सोनार के बारे में अगर हम बात करें, सोनार क्या करता है? समुद्र में पनडुब्बियों को पता करने में, लोकेशन फाइंड करने में, कौन सी पनडुब्बी, दुश्मन की पनडुब्बी हमारे साइड आ रही है, सोनार का यूज करेंगे। समुद्र के अंदर कोई भी जहाज डूब गई है उसको ढूंढने में सोनार का यूज करेंगे। समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको पता करने में किसका यूज करेंगे? सोनार का यूज करेंगे। तो ये होता है सोनार। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेडार की, रेडार क्या होता है भाई? बात को समझना। रेडार जो होता है वो वायु में दुश्मन का कोई भी हेलीकॉप्टर या मिसाइल एयर के साइड से, वायु के साइड से हमारे साइड आ रही है तो उसको हम फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे? रेडार का। और रेडार में बात समझना किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करेंगे, ये मैंने बताया था, कमेंट में जल्दी से आंसर करना। रेडार का फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। रेडियो क्या होता है भाई? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ना, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार बताया था आपको यूजेस में ना, रेडार में किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करते हैं ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोनार होगा। ठीक है भाई, सोनार होगा। रेडार में किसका यूज करेंगे, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करेंगे, ये मैंने बता दिया है।
पूछा जाएगा तो क्या करोगे, माइक्रोवेव का यूज करेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बच्चे पहली बार इसको देखे भी होंगे। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल क्या है देख लो, जल्दी से इसका आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता डैश तरंग दैर्घ्य के पावर के साथ अनुपात में होती है। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा। ऑप्टिक्स चैप्टर में रेले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रकाश की तीव्रता से रिलेटेड एक सिद्धांत दिया था। रेले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था, रेले के अकॉर्डिंग वायुमंडल में कोई भी प्रकाश अगर इंटर करेगी तो प्रकाश की जो तीव्रता होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मैंने आई से रिप्रेजेंट किया, ये उस प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये रेले ने क्या दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था कि प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश के उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये किसने कहा था, ये रेले ने कहा था भाई। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं तब आपको बताऊंगा जब ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा लाइट में। ठीक है भाई, लाइट में मैं आपको बताऊंगा रेले का प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये सारे क्वेश्चन देख लो, लिखा है किस डेट पे आया है, आप चाहे चेक कर लेना। ठीक भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से किस प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंग, कौन से प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती। पहला ऑप्शन है लाइट ईयर, लाइट प्रकाश, दृश्य प्रकाश ना, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। दूसरा क्या है भाई, दूसरा है एक्सरे। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। चौथा आपका है रेडियो वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब मैंने बताया था, रेडियो वेव, तो वहां पे बताया था ना, बनाया था, वो सीक्वेंस याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैंने कहा था कि विजिबल लाइट जो होगी वो उससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर में आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं क्योंकि ये फॉर्मेशन करती हैं विटामिन डी का। रेडियो वेव भी हम पृथ्वी तक आती हैं। कौन सी वेव नहीं आती, कौन सी रे नहीं आती, एक्सरे। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा एक्सरे। एक्सरे क्या है, सनलाइट से निकलती है और हमारे वायुमंडल में नहीं आ पाती, बीच में ही इनको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, एक्सरे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको मिटा दे रहा हूं भाई। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। इसका मतलब लाइट भी रंग भी कई टाइप के होते हैं, तो रंग दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी कलर बता दे रहा हूं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। सेकेंडरी कलर, ठीक है भाई। प्राइमरी कलर की अगर हम बात करें, प्राथमिक
रंग किसे कहते हैं, कौन से कलर जो होते हैं जो प्राथमिक कलर होते हैं? तो भाई सबसे पहला रेड है, लाल, ब्लू और ग्रीन। ये जो कलर होंगे ये कौन से होंगे? प्राथमिक कलर होंगे। दो प्राथमिक कलर को मिला दिया जाए तो कौन से कलर बनते हैं? सेकेंडरी कलर बनते हैं। कौन से कलर बनते हैं भाई? सेकेंडरी कलर बनते हैं। तो याद करने का तरीका देख लो, एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, बात को समझो। यहां पे मैंने लिख दिया रेड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर देखना हमेशा याद रहेगा, ये तरीका बता रहा हूं। इस साइड मैंने रेड लिख दिया, यहां पे मैंने लिख दिया ब्लू, यहां पे मैंने लिख दिया ग्रीन। मतलब जो प्राथमिक कलर थे उनको मैंने वर्टेक्स पे लिख दिया ट्रायंगल के। अब अगर रेड और ब्लू मिलेगा, रेड और ब्लू मिलेगा तो कौन सा कलर बनाएगा भाई? रेड और ब्लू अगर मिलेगा तो मैजेंटा कलर बनाएगा। कौन सा कलर? मैजेंटा कलर बनाएगा, ठीक है भाई। अगर रेड और ग्रीन मिलेगा तो कौन सा कलर बनाएगा? रेड और ग्रीन मिलेगा मेरे भाई तो पीला कलर बनाएगा। कौन सा बनाएगा? पीला कलर बनाएगा। नेक्स्ट, ग्रीन और ब्लू कलर मिलेगा तो कौन सा कलर बनाएगा भाई? उस कलर को हम कहते हैं पिकॉक, पिकॉक ब्लू, पिकॉक नीला, इसको हम कहते हैं पिकॉक नीला, ठीक है भाई। पिकॉक नीला कलर बनाएगा, पिकॉक का कलर। तो ये जो बीच वाले हैं ये सेकेंडरी कलर हैं। सेकेंडरी कलर में क्या आएगा? पीला, मैजेंटा और पिकॉक नीला, पिकॉक नीला, ठीक है भाई, पिकॉक नीला। बात को समझिएगा, इन सबको अगर मिलाओ, रेड को मिला दो किसके साथ? पिकॉक नीला के साथ, ग्रीन को मिला दो मैजेंटा के साथ, और पीला को मिला दो ब्लू के साथ, तो यहां पे एक कलर मिलेगा। वो कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। वो कलर क्या होगा? व्हाइट होगा। किन्हीं दो रंगों को मिलाने से अगर व्हाइट कलर का रंग मिले तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं, पूरक रंग कहते हैं। ये बात ध्यान देना, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा है भाई? कि लाल और नीला, लाल और नीला, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो कौन सा कलर मिलेगा? मैजेंटा कलर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है भाई? राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देख लो। अगले क्वेश्चन में कह रहा है एंटोनियो मेउसी किस आविष्कार से संबंधित है? देखो भाई, एंटोनियो मेउसी किस आविष्कार से संबंधित है? पहला है टेलीफोन, दूसरा है ऑटोमोबाइल, तीसरा है एलईडी, चौथा है औद्योगिक रोबोट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में बच्चे नहीं जानते होंगे। ये जो साइंटिस्ट हैं एंटोनियो मेउसी, इनकी थोड़ी हिस्ट्री समझना, ठीक है भाई। इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी? टेलीफोन। सबसे पहले टेलीफोन की खोज किसने की थी? कोई आपसे पूछे तो आपका आंसर होता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। सही है भाई, वेरी गुड, सही है। ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। लेकिन थोड़ा अगर इसके बैकग्राउंड में हम आए, इसके पीछे आए, तो सबसे पहले टेलीफोन की खोज एंटोनियो मेउसी ने की थी। एंटोनियो मेउसी ने टेलीफोन की खोज कर दी और ये पेटेंट कराने के लिए अप्लाई कर दिए थे। पेटेंट कराने के लिए इन्होंने क्या किया? अप्लाई कर दिया कि कोई भी खोज करने के बाद हम क्या करते हैं? हम लोग पेटेंट कराते हैं अपने नाम से। इनका जो एप्लीकेशन था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था, वो प्रोसेसिंग में था। उसी टाइम में 1837 ईस्वी में ना भाई, 1837 ईस्वी में हुआ क्या? बाद में 1837 ही था ना भाई, 1876 ईस्वी में, सॉरी 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल, उसी टाइम पे 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज कर दी और पेटेंट कराने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन फिल कर दिया। इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया।
इनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि टेलीफोन की खोज किसने की थी? टेलीफोन की खोज की थी ग्राहम बेल ने। लेकिन सबसे पहले टेलीफोन की खोज रियलिटी में किसने किया था? एंटोनियो मेउसी ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस खोज से रिलेटेड है, तो आंसर क्या होगा? टेलीफोन से। आपका काम है ऑटोमोबाइल, एलईडी, औद्योगिक रोबोट, इसका खोज किसने किया था? ये आप फाइंड करेंगे, ये आपका वर्क है। चारों ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज की क्लास का आखिरी सवाल, ठीक है भाई? इसको मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से स्क्रीन पर आ गया, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, दूसरा ऑप्शन है भाप शरीर के अंदर घुस जाती है, तीसरा ऑप्शन है भाप में अधिक मारक क्षमता होती है, चौथा है भाप हल्की होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई, भाप में जो है ना, भाप में लैटेंट हीट होती है। लैटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा। जब हम लोग हीट पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, और इससे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना भाई? गुप्त ऊष्मा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसीलिए भाप से आदमी ज्यादा तेजी से जलता है उबलते हुए पानी से अपेक्षाकृत कम, ठीक है भाई? अपेक्षाकृत कम। एक और क्वेश्चन जैसे आता है कि अगर किसी भी आदमी को मान लो मैं बर्फ से मारूं और पत्थर से मारूं, तो ज्यादा नुकसानदायक कौन होगा? किसी भी आदमी को मान लो मैंने बर्फ के 1 kg का एक बर्फ लिया या 2 kg का एक बर्फ लिया और 2 kg का एक पत्थर लिया, किससे ज्यादा नुकसानदायक होगा? तो कुछ, अब पत्थर से अगर मारेंगे तो उसका सर फट जाएगा, ड्रेसिंग हो जाएगी, सही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बर्फ से मारूंगा तो उसके अंदर सड़न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बर्फ में भी कौन सी ऊष्मा होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। तो इसका आंसर होगा बर्फ से मारने पे ज्यादा नुकसानदायक होगा, ठीक है भाई? और देखो फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स में 2 टाइप होगा, एक होगा थ्योरी, दूसरा होगा न्यूमेरिकल। मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो कि एनटीपीसी में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लाइट ले लूंगा, 2 घंटे लाइट का न्यूमेरिकल चलेगा हमारा, इस टाइप में, कब? जब आपका सपोर्ट होगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ फिजिक्स के, उसमें केमिस्ट्री भी इंक्लूड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, बाय बाय।